नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, YouTube पर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे थे और सब विद्यार्थियों ने जैसे अलग अलग राय दी इन क्वेश्चन के बारे में। तो कुछ इनके बारे में चीजें हैं वो यहाँ पर आपको समझा देते हैं, क्योंकि लिख के और उतना क्लियर जो है वो हो नहीं पाता आपके, तो इसलिए वीडियो के रूप में इसको समझा रहे हैं। देखिए, मेरा ये क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य जो है वो केवल ये है कि आपका स्वयं का मूल्यांकन हो कि कल को अगर वैकेंसी आती है तो आप उस वैकेंसी के लिए तैयार हो या नहीं हो। हालांकि ये सभी एग्जाम के लिए है, लेकिन अभी जैसे विद्यार्थी रीट का इंतजार कर रहे हैं तो रीट जो एसएसटी के विद्यार्थी हैं उनके तो सिलेबस में है, ये संसद ये सब है आपके सिलेबस में। तो कल को पेपर आता है तो क्या आप उसके लिए तैयार हो या नहीं हो, तो वो आपको स्वयं को देखना है। तो मैं इनको समझा देता हूं। इसमें देखिएगा, सबके अलग अलग मत हैं। ए ऑप्शन है उसको 16% का रेशो है, और 29%, 11%, 37%, 7%। एक ऑप्शन मैंने ये भी दिया था कि मैं कंफ्यूज हूं, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, इसको भी क्लिक किया कई विद्यार्थियों ने। क्वेश्चन देखिए क्या था कि निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए असत्य कथन का चयन करें। सबसे पहला तो शुरू में यही था कि इसको ध्यान से पढ़ना था। क्या पूछा है कि असत्य कथन का चयन करो, कि इस जो आपके सामने 5 कथन दिए गए हैं इसमें असत्य कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। तो 5 ऑप्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले ऑप्शन के बारे में कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या यह ऑप्शन सही है, गलत है? यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो पहला जो ये है, पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही था। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दरअसल इस ऑप्शन में मैंने दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिक्स किया था। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, आर्टिकल जो 57 है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में बताता है, और आर्टिकल 57 यानी अनुच्छेद 57 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति है तो वो पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, यानी वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। यह कौन सा आर्टिकल है? ये 57 है, और यहां मैंने क्या लिखा है, आर्टिकल 56। तो ये गलत हो गया। ये आर्टिकल कौन सा है? ये 57 है, ना कि 56। दूसरी बात, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इस बारे में तो संविधान में कोई प्रावधान है ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल जो 57 है वो ये कहता है कि हां, कोई व्यक्ति है वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है, लेकिन कितनी बार बन सकता है? जैसे यूएसए है, वहां 2 बार है कि कोई व्यक्ति 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन हमारे भारत में कि किसी व्यक्ति के कितनी बार राष्ट्रपति बनने के बारे में तो हमारा संविधान इस विषय में मौन है, इस बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन वो ये जरूर कहता है आर्टिकल 57 कि कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति है, वो पुनर्निर्वाचन का भी पात्र होगा, यानी एक व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट हमारे भारत में बन सकता है। क्योंकि संविधान उस विषय पे मौन है, लेकिन क्या दोबारा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो ये लाइन तो सही है कि एक से अधिक बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये आर्टिकल 56 नहीं कहता, ये आर्टिकल 57 कहता है। यानी सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। आगे और बात करते हैं। केंद्र में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज जो विद्यार्थी हुए वो शायद मेरे हिसाब से इसी जो ऑप्शन में है वे होंगे, और ये ऑप्शन आपका करंट से भी जुड़ा हुआ है, बिल्कुल करंट से जुड़ा हुआ है, और आज के ही करंट से जुड़ा हुआ है। सेंटर के अंदर जो एक मिनिस्टर है, हरसिमरत कौर करके नाम है, वो जो एक पार्टी है अकाली दल, तो उसकी पार्टी की है वो, और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। आपने एक बार भी उसको ओपन करके नेट वगैरह पे देखते कि उसने अपना इस्तीफा दिया है तो उसमें क्या लिखा हुआ है। खैर, वो लिखा हुआ है वो बाद में बताएंगे। केंद्र में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेगा। देखिए, ये चीज हमने सैकड़ों बार पढ़ी होगी, जो आरबीएससी की किताबें पढ़ी है हमने और जो हम पढ़ रहे हैं उनमें ये सब चीजें आपको समझा चुका हूं मैं। तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखते डेली रेगुलर, उनके ही गलत हो रहे हैं सबसे ज्यादा।
जो डेली रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको ये चीजें समझ में आ रही है कि हमसे क्या पूछ रहे हैं, उसमें सब क्लियर कर चुका हूं। राष्ट्र देखिए, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है? तो लोकसभा के लिए। लेकिन अगर हम मंत्री की बात करें तो मंत्री किसके प्रति जिम्मेदार या उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। और आर्टिकल 75, अब ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 75 का सब क्लोज 2, इसमें आगे क्या लिखा हुआ है संविधान में? इसके अंदर संविधान में यह लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। यही लाइन है पूरी। तो बिल्कुल सही है ये। हाँ, वो व्यवहार के अंदर एक अलग चीज है कि जो पीएम है, प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति बनाता है, हटाता है, लेकिन व्यवहार की चीज अलग है। और संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है, आर्टिकल 75 का सब क्लोज 2 क्या है? कि मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। और अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि कल शाम को जो है वो एक मिनिस्टर, सेंटर में मिनिस्टर हरसिमरत कौर, तो अभी जो किसान बिल आया है तो उसके विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो क्या लिखा है कि राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया प्रधानमंत्री की सलाह पर। और उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में या जहां भी आप पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 75(2) के तहत राष्ट्रपति ने मिनिस्टर का, यानी इन मंत्री का इस्तीफा मंजूर कर लिया। तो किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, पहला भी सही था, अभी तक गलत जो है वो सेकंड ही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखिए आर्टिकल 64 क्या है? आर्टिकल 64 देखिएगा कि संविधान में आर्टिकल 64 क्या है? 64 ये है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट, वो किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब क्या होता है कि उस समय जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है वो राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। जैसे लोकसभा में हेड को आप अध्यक्ष कहते हैं, तो राज्यसभा का जो हेड है उसको आप सभापति कहते हैं, ना कि अध्यक्ष। तो आर्टिकल 64 क्या कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये थर्ड ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन है, ये भी आपका पूरी तरह सही है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है और वह परामर्श राष्ट्रपति पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है। अब कई विद्यार्थी हैं, उन्होंने सिर्फ यही पढ़ा होगा, परामर्श कर सकता है, इतने में उन्होंने क्लिक कर दिया होगा। परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के अनुसार, लेकिन जो वह परामर्श राष्ट्रपति पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी है, ऐसा नहीं है। यह हमने पहले भी चर्चा की है। परामर्श बाध्यकारी नहीं होता, ना तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना ही जो परामर्श दिया गया है, ना ही उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। वो केवल एक सलाहकारी होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो आपसे पूछा क्या है, असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन इसमें दो ही हैं, एक तो दूसरा और एक पांचवा। बाकी तीनों बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 सही है और 2 और 5 इसमें गलत हैं। तो आपसे असत्य ही पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 5। ये वाला ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सही है। तो ये है चीज की इसमें मैं देख रहा था कुछ विद्यार्थी जो कमेंट कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे कि सारे ऑप्शन ही गलत हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं, सही कैसे बताएं? तो एक बार किताब खोल लो, सही क्या है गलत क्या है थोड़ा पढ़ो ढंग से, उसके बाद में ये चीजें लिखो। खुद का जो नॉलेज है उसके बेस पे फटाफट कई लिख देते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऑप्शन ही गलत है, वैसे गलत है। ऐसे ही पेपर एग्जाम में आएगा, वहां तो आपको फिर रो पीट के वो पेपर सोल्व करना ही पड़ेगा। तो कोई भी क्वेश्चन अगर यहां पूछ रहे हैं तो खुद पहले उसको ढूंढो। अगर आपको नहीं पता है और नहीं भी पता होता कोई बात नहीं, मैं कभी ये नहीं कहता कि नहीं नहीं आपको पता नहीं है तो पता नहीं, ये हो गया वो। अरे नहीं पता होता, मुझे भी पता है आपसे कितना सोल्व होगा और कौन सा आपसे सोल्व होगा, ये सब पता है मुझे। आप कौन से क्वेश्चन को क्लिक करोगे ये भी पता है, ज्यादातर विद्यार्थी कौन सा ऑप्शन क्लिक करें वो सब पता रहता है मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं आपसे, इतने समय से मैं यहां लाखों विद्यार्थियों से जुड़ा हूं, मुझे पता है।
कि कौन से विद्यार्थी कितने सही करेंगे, कितने गलत करेंगे, क्या रेशो रहेगा, वो सब पता रहता है। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर नहीं आता है तो उसको किताब खोलो, उसको ढूंढो, उसको सर्च करो। तो और बाकी ये भी बहुत प्यारे बच्चे हैं, लास्ट वाले तो बहुत ही प्यारे हैं, ये तो सबसे प्यारे बच्चे हैं। मैं कंफ्यूज हूं, कुछ भी नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, ये भोले भाले बच्चे हैं ये लास्ट वाले। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा 2-5, ये वाला होगा। तो जिन जिन्होंने ये किया था वो कमेंट करके जरूर बताना कि किसका सही है। बाकी इसके अलावा जो है कुछ क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में और थे, तो एक दो मैं आपको वो भी और सोल्व करवा देता हूं। इसके अलावा देखिएगा, एक क्वेश्चन ये था कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो और चाहे कोई सा भी हाई कोर्ट हो, तो वहां के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है। तो क्या राज्यपाल करता है क्या? नहीं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा? अब यहां कुछ विद्यार्थियों का डाउट हो गया कि राष्ट्रपति तो करता ही है, लेकिन ये अधूरा है, ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इससे भी बेटर ऑप्शन इसमें है। सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और उस राज्य के यानी राजस्थान के राज्यपाल के परामर्श के बाद वो यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगर ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होता इसमें, तो फिर इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन चूंकि इसमें लास्ट वाला ऑप्शन तो है पूरा कंप्लीट, राष्ट्रपति से भी बेहतर आंसर इसमें दे रखा है, तो इसलिए राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सीजे और राज्यपाल के परामर्श के बाद वो यहां नियुक्ति करता है चीफ जस्टिस की। तो इसका सही उत्तर होगा ई होगा, यानी लास्ट वाला। 66% विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये बहुत अच्छे से विद्यार्थियों ने इसको सोल्व किया। इसके बाद में एक क्वेश्चन और था कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? असत्य नहीं है, यानी वो ये पूछ रहा है कि कौन सा सही है। सबसे पहला है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत बड़ी तीज से मानी जाती है। पर्युषण पर्व जो है वो जैन समाज का मुख्य पर्व है। नेडरी नवमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, और धुलंडी जो है वो चैत्र कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत बड़ी तीज से मानी जाती है। ऐसा नहीं है, हमने सैकड़ों बार इस पर चर्चा की है, बातें भी की है, और इन आरबीएससी की किताबों में तो त्योहार पता नहीं कितनी बार आया है। 6 में भी आया होगा, 7th, 8th, 9th, 10th, बहुत बार ये चीजें आई है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है छोटी तीज से। छोटी तीज, एक कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ ही त्योहार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वो कौन सी तीज है जिससे त्योहारों की शुरुआत होती है? वो छोटी तीज है। छोटी तीज कब आती है? श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को इस दिन आती है छोटी तीज। और बड़ी तीज कब आती है? तो श्रावण के मास में, श्रावण के बाद में कौन सा महीना आता है? भाद्रपद आता है। तो भाद्रपद का कृष्ण पक्ष की तृतीया, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कौन सी आती है? बड़ी तीज। इसको बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ये सब भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। तो छोटी तीज जो है उससे होती है त्योहारों की शुरुआत। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और हमें तो क्या बताना है? सत्य बताना है, जो असत्य नहीं है, यानी जो सत्य है। पर्युषण पर्व जैन समाज का प्रमुख पर्व है। सीधी की सीधी लाइन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बिल्कुल सही उत्तर है। भाई किसका है पर्युषण पर्व? जैन समाज का ही है। कई बार ऑप्शन इतने सिंपल में देता हूं, कई बार बच्चों को उसमें भी डाउट हो जाता है कि वास्तव में इसमें कुछ घुमा के दिया है या ये सही में इतना इजी है। और परीक्षा में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या वास्तव में हो सकता है कुछ और हो। तो 2-4 बार उस ऑप्शन को पढ़िए, अगर वो है तो बस वही है फिर। निडरी नवमी श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। अब इसमें इधर भी नवमी दिखा, इधर भी नवमी दिखा, तो कईयों ने उसको टिका दिया कि हाँ यही होगा। ऐसा नहीं है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी नहीं है, शुक्ल नहीं है, कृष्ण पक्ष होगा ये। नेट वगैरह पे भी लोगों ने सर्च किया होगा, इस पे गूगल पे भी गलत दे रखा है, ज्यादातर शुक्ल पक्ष का दे रखा है। और जो गूगल है उसमें तो नाग पंचमी है, वो भी जो है वो नेट वगैरह पे गूगल पे शुक्ल पक्ष बता रखा है, जबकि गलत है वो। तो हर चीज गूगल में सही नहीं होती।
कृष्ण पक्ष जो है उसकी नवमी है। देखिए श्रावण मास जो है इसके कृष्ण पक्ष की पंचमी, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आप क्या मनाते हैं? नाग पंचमी। तो नाग पंचमी मना ली। अब नाग के बाद में कौन आएगा? नेवला। तो पंचमी के बाद में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी। तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को, इसके 4 दिन बाद, नाग पंचमी के 4 दिन बाद कौन सी नवमी जो है कृष्ण पक्ष की नवमी क्या आती है? निड्री नवमी। निड्री नवमी किसके लिए होती है? जिसको नेवले से डर जो है, नेवला जो है तो वो वीरता का प्रतीक, एक प्रकार से सांप का दुश्मन होता है नेवला जो है, तो उस रूप में निड्री नवमी मनाई जाती है। तो सांप का दुश्मन कौन होता है? नाग या सांप जो है उसका दुश्मन कौन होता है? नेवला। और दोनों में ज्यादा पलड़ा भारी किसका होता है? नेवले का होता है। तो इसलिए निड्री नवमी मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर, चूंकि यह भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष आएगा ना कि शुक्ल पक्ष। तो इसमें पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, अब तक केवल सेकंड सही है। फोर्थ आता है धुलंडी चैत्र कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। अब धुलंडी कब आती है? होली के नेक्स्ट डे। तो जो 12 महीने हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण, फागण को आती है होली, पूर्णिमा को। होली के एक दिन बाद में, पूर्णिमा के बाद में वापस आपका नए सिरे से शुरू हो जाएगा। तो कौन सा मंथ आता है? चैत्र। तो होली आ गई, होली के नेक्स्ट डे हम मनाते हैं धुलंडी। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, इस प्रतिपदा को आप एकम कह लीजिए, तो उस दिन मनाई जाती है धुलंडी, यानी होली के एक दिन बाद। वो जो धूल होती है पहले दिन की, उसकी पूजा वगैरह की जाती है। तो यहां मैंने लिखा है एकादशी। एकादशी का मतलब होता है 11, ना कि एकम। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बिल्कुल लाइन टू लाइन है, इसमें ऐसा कोई घुमाने वाला या इस तरह का तो कोई ऑप्शन थे ही नहीं, इनमें सीधे सीधे ऑप्शन है ये। और त्योहार रीट के एग्जाम में बिल्कुल क्लियर कट, आपके रीट के एग्जाम में जो आपकी 12 यूनिट है एसएसटी वाली, उसमें आपके सिलेबस में है त्योहार। तो पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। केवल एक ऑप्शन सही था, सेकंड। तो केवल सेकंड जो है ये सही होगा। 59% ने इसका जवाब दिया, केवल सेकंड से ही हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। मेरा क्वेश्चन देने का जो उद्देश्य है वो ये रहता है कि आपको खुद का मूल्यांकन हो जाए। कभी कभी 10-15 दिन में ऐसे क्वेश्चन मैं डाल देता हूं यूट्यूब पे, तो आप यहां पर देख लीजिए। तो आपको मेरा क्वेश्चन देने का उद्देश्य ये है कि आपकी खुद की प्रिपरेशन कितनी है। कल को वैकेंसी आ जाए और 3 महीने बाद आप मान लीजिए आपका एग्जाम हो जाए, क्या आप 3 महीने में इतने जो आपके ये जितने भी बेसिक कंसेप्ट वगैरह हैं, क्या ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी? एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को हल्का सा इधर उधर करेगा और ये आपके सब सिलेबस में ही है। तो एक एक क्वेश्चन का जो है वो सिलेबस में रोल, आपके सिलेक्शन में रोल होता है। तो ये चीजें केवल इसलिए है कि आप चीज को कितना गहराई से पढ़ते हैं। आपने पढ़ा ये सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी ने चीजें पढ़ी नहीं होगी। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन हो, चाहे त्योहार का क्वेश्चन हो, और चाहे एक और था, चाहे वो क्वेश्चन हो, कोई सा भी प्रश्न हो, आपने पढ़े सब होंगे। लेकिन किस चीज को आपने कितनी गहराई से पढ़ा है, वो चीज है कि उसको अच्छे से आपको याद है या नहीं। और मैंने कोई डीपली पूछा होगा ऐसा वगैरह कुछ नहीं है, सीधे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपने उसको अच्छे से कितने से पढ़ा है, ये चीज आप स्वयं अपना मूल्यांकन करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आपका एक दिन सिलेक्शन होगा। और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।